जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3504 से 3506। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। सन सिटी के सिटी लॉर्ड मून सिटी के सिटी लॉर्ड को सील करने के लिए जल्दी से वापस जाना चाहते थे। हालांकि स्कारलेट सर्प दानव वेनेरेट ने उसकी योजना को समझ लिया। स्कारलेट सर्प दानव आदरणीय सन सिटी के सिटी लॉर्ड को विलंबित करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। यदि सन सिटी का सिटी लॉर्ड वापस आ जाता तो उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते। मून सिटी के सिटी लॉर्ड को बचाने के लिए न केवल उसे सब कुछ तैयार करना पड़ा, बल्कि उसे बहुत सारे संसाधन और कनेक्शन भी खर्च करने पड़े। यहाँ तक कि उसे उन कुछ जासूसों का भी पर्दाफाश करना पड़ा जो उसने पिछले कुछ वर्षों में सन सिटी में लगाए थे। अन्यथा वह इतनी आसानी से शहर में अराजकता पैदा नहीं कर पाएगा। किसी को पता होना चाहिए कि सन सिटी बहुत बहुत बड़ी थी, सामान्य दुनिया से बहुत बड़ी। एक ही समय में अराजकता फैलाना इतना आसान कैसे हो सकता है? इस मामले में न जाने कितने गुप्तचर और गुप्तचर शामिल थे। इसके खत्म होने के बाद सन सिटी निश्चित रूप से ऊपर से नीचे तक साफ हो जाएगी। जिन्होंने स्वयं को त्याग दिया वे मृत्यु से बच नहीं सकेंगे। ऐसे इंपीरियल लॉर्ड्स भी थे जिन्होंने अनगिनत साल पहले अपने तरीके से लड़ाई लड़ी थी। अब मून सिटी के सिटी लॉर्ड को बचाने के लिए वे सभी बेनकाब हो गए थे। सन सिटी के सिटी लॉर्ड्स की खेती को देखते हुए ये ठीक होता अगर उन्होंने पहले कोई संकेत नहीं दिखाया होता। अब जब उसके पास ये था तो इसका पता लगाने में केवल एक क्षण लगेगा। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद अगर वे अभी भी मून सिटी के सिटी लॉर्ड को भागने में सफलतापूर्वक मदद नहीं कर सके तो उन्हें वास्तव में दोहरा नुकसान होगा। इसलिए भले ही उसे विभिन्न युद्ध दुर्गों और बाधाओं का निशाना बनाया गया हो, वह केवल टिके रह सका। इस वक्त वह डर नहीं सकता था। एक बार जब जियो चेन ने मून सिटी के सिटी लॉर्ड को सफलतापूर्वक जारी कर दिया तो राक्षसी युग को एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत सहायक प्राप्त होगा। यहाँ तक कि मार्शल युग में भी, जो अपने चरम पर था, ऐसे स्तर के विशेषज्ञ अत्यंत दुर्लभ, दयनीय रूप से कम होंगे। स्वाभाविक रूप से राक्षसी युग के लिए ये सबसे अच्छी स्थिति थी। इस समय सन सिटी के सिटी लॉर्ड ने बढ़त हासिल करने के लिए सन सिटी के बैरियर का इस्तेमाल किया। हालांकि उसकी खेती स्कारलेट सर्पेंट डेमन वेनेरेट से बहुत अलग नहीं थी, इसलिए वह मुक्त होकर वापस नहीं लौट सका। सन सिटी के सिटी लॉर्ड केवल देख सकते थे क्योंकि सील में और अधिक दरारें दिखाई दी। मून सिटी के सिटी लॉर्ड के भागने में कुछ ही समय बाकी था। सन सिटी के सिटी लॉर्ड को बहुत चिंता महसूस हुई। हालांकि इस बिंदु पर चिंतित होना बेकार था। उसके अलावा शहर में कोई भी मून सिटी के सिटी लॉर्ड को दबा नहीं सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्ग शहर का सिटी लॉर्ड पहले ही स्वर्ग शहर में लौट आया था। हेवन सिटी की सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मून सिटी पहले ही खो चुकी थी, इसलिए हेवन सिटी को खोया नहीं जा सका। मध्य स्वर्गीय आदरणीय, दक्षिणी स्वर्गीय आदरणीय, उत्तरी स्वर्गीय आदरणीय, पश्चिमी स्वर्गीय आदरणीय और अंतरिक्ष समय स्वर्गीय आदरणीय भी फॉर्चून यूनिवर्स स्क्रॉल को सक्रिय करने के लिए फॉर्चून गॉड राजवंश में लौट आए। कोई भी बिल्कुल मदद नहीं कर सका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा प्रणाली को कॉपर लॉर्ड द्वारा लीक कर दिया गया था, जिससे क्रिम्सन सर्प दानव भगवान और अन्य को अंदर घुसने की इजाजत मिल गई। अन्यथा अगर क्रिम्सन सर्प दानव भगवान ने बाहर से हमला किया तो वह अकेले भी अंदर घुसने में सक्षम नहीं होगा। 10 साल दिए गए। सील की रक्षा करने और कॉपर सुप्रीमेसी का पीछा करने का ये ज़िवेन का निर्णय सही विकल्प था। ये ज़िवेन का चौतरफा हमला वास्तव में मून सिटी लॉर्ड को सील तोड़ने का समय बढ़ा सकता है। हालांकि समय बहुत कम था। लाल सर्प दानव भगवान को दबाना उसके लिए पर्याप्त नहीं था। इस राउंड में वह शुरू से ही पूरी तरह से घाटे में रहे। उसके खिलाफ साजिश रची गई थी और वह हर पहलू में निष्क्रिय था, जिसके कारण अंततः ये परिणाम हुआ। वह प्रतिष्ठित सन सिटी के सिटी लॉर्ड थे, जो पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश में शीर्ष व्यक्तियों में से एक थे।
जब कोई उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है तो वह क्रोधित कैसे नहीं होता। अच्छा, क्रिम्सन सरपेंट दानव भगवान, चूंकि आप मुझे रोकना चाहते हैं तो मैं मून सिटी के सिटी लॉर्ड को नहीं रोकूंगा। हालांकि आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। आज आपको एक हाथ पीछे छोड़ना होगा, अन्यथा सोचना भी मत भागने का। सन सिटी के सिटी लॉर्ड ने तुरंत निर्णय लिया। चूंकि वह मून सिटी के सिटी लॉर्ड को यहाँ नहीं रख सका, वह केवल क्रिम्सन सर्प दानव लॉर्ड को घायल कर सका। अपना गुस्सा निकालने के अलावा सबसे अहम बात थी दोनों को एक साथ आने से रोकना। यदि दो विशेषज्ञ मिलकर सन सिटी में तबाही मचाते हैं तो भी वे सन सिटी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि सन सिटी के संसाधनों के साथ ऐसा नहीं होगा। उन दोनों से निपटना आसान है। वह केवल एक व्यक्ति था, अकेले उन दोनों से निपटना उसके लिए बहुत कठिन था। मून सिटी लॉर्ड के बाहर आने से पहले क्रिम्सन सर्प दानव लॉर्ड को घायल करना ही एकमात्र तरीका था। इस तरह ये परेशानी सन सिटी में वास्तविक उथल पुथल में नहीं बदलेगी। सन सिटी के सिटी लॉर्ड के रूप में उसे इस खतरे का तब गला घोंट देना चाहिए जब यह अभी भी एक अंकुर था। क्रिम्सन सर्प दानव भगवान को अचानक ठंड महसूस हुई। वह तुरंत समझ गया कि मून सिटी का सिटी लॉर्ड उसकी जान जोखिम में डालने जा रहा है। उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह ऑपरेशन अपने अंतिम क्षण तक पहुंच गया है। यदि वह दृढ़ रहा तो सफल होगा, यदि वह असफल हुआ तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस समय ये जिवेन ने पहले ही कांस्य भगवान को सन सिटी से बाहर खदेड़ दिया था। अब वह सन सिटी में उथल पुथल की परवाह नहीं कर सकता था। स्वाभाविक रूप से सन सिटी में हेवनली मास्टर्स इसे संभालेंगे। सन सिटी की ताकत के साथ इस तरह की उथल पुथल से निपटना कोई समस्या नहीं थी। एकमात्र समस्या ये थी कि मून सिटी लॉर्ड के बाहर आने के बाद यह एक आपदा का कारण बन सकता था। तो मून सिटी लॉर्ड के बाहर आने से पहले मुझे ब्रॉन्ज लॉर्ड से छुटकारा पाना होगा। ये जिवेन की आंखें चमक उठी। उसने प्रकाश की एक किरण पर कदम रखा और अंततः कांस्य भगवान को शहर के बाहर रोक लिया। दूसरे शब्दों में, कांस्य भगवान अब और भागना नहीं चाहते थे। वह पीछे मुड़ा और ये जिवेन को उदासीनता से देखने लगा। उसकी आंखों से एक भयानक रोशनी फूट पड़ी। वो जून, मुझे लगता है कि हम अपना पिछला हिसाब चुकता कर सकते हैं। पहले तुमने केवल मुझे चकमा दिया था, आज मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगा। कांस्य प्रभु के शरीर से कांस्य क्यों फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि आदिकालीन अराजकता ढहने के कगार पर है। यह कोई ब्रह्मांड नहीं था, ये ब्रह्मांड नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। ये पूरी तरह से ढह रहा था, यहाँ तक कि आदिकालीन अराजकता का मूल भी ढह रहा था। इस मूल के ढह जाने के बाद यह कांस्य जगत में बदल गया। कानून की भयानक आभा फैल गई और दुनिया को नष्ट कर दिया। यह कांस्य भगवान की असली ताकत थी। जब उसने पहले ये जिवेन के साथ लड़ाई की थी तो ये जिवेन ने यूनिवर्स क्रिएशन पाम से उसे हराने का अवसर जब्त कर लिया था। ये बात उसके हृदय में वर्जित थी। यह उसके दिल में सबसे बड़ी शर्म की बात भी थी। अब आखिरकार बदला लेने का समय आ गया है। उनकी राय में शहर के दमन के बिना ये जिवेन को केवल उस स्थिति में ही हराया जा सकता था जब वह अपनी पूरी ताकत से भड़क उठा था। कांस्य भगवान, क्या आप अभी भी खुद को धोखा दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं? यदि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी होते तो आपको अभी भागना नहीं पड़ता, है ना? ये जिवेन ने उपहास किया और कहा, चुप रहो। कांस्य भगवान की अभिव्यक्ति उदासीन थी, मानो उनके विचार उजागर हो गए हो। उसने सीधे तौर पर ये जिवेन पर बेरहमी से हमला किया। उसके शरीर की आभा और कांस्य ऊर्जा अचानक फूट पड़ी। ये 10 गुना अधिक भयानक था। गर्जन, उसने एक लंबी दहाड़ लगाए और ये जिवेन की ओर दौड़ पड़ा। उसके कांस्य साम्राज्य में एक विशाल अजगर उड़ गया। यह विशाल और शक्तिशाली था। इसका विशाल शरीर अराजकता में लिपटा हुआ था और ये जिवेन की ओर दौड़ा। हालांकि ये केवल शुरुआत थी। कांस्य साम्राज्य में केवल कांस्य ट्रू ड्रैगन ही नहीं थे, वहां सभी प्रकार के अशुभ जानवर और पौराणिक जानवर भी थे। इसके अलावा कई तलवारें, भाले, तलवारें और हलबर्ड भी थे जो मार्शल आर्ट से विकसित हुए थे।
हजारों विभिन्न प्रकार के हथियार प्रकट हो गए थे और ये ज़िविन की ओर बढ़ रहे थे। इस तरह के हमले के सामने ये ज़िविन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, वह भी आगे बढ़ गया। उसके हाथ में 7वीं धातु पैतृक QE अचानक प्रकट हुई और एक लंबी कृपाण में बदल गई। कृपाण की रोशनी टिमटिमा रही थी और कृपाण की सतह पर एक प्रकार की ठंडी रोशनी थी। यह अराजकता की ऊर्जा को निगल रहा था। टकराना। ये ज़िवेन ने अपने हाथ में लंबी कृपाण पकड़ी और कांस्य ड्रैगन को आधा काट दिया। रक्त, सार और तांबे के टुकड़े पूरे आकाश में बिखर गए और विस्फोट हो गया। एक पल में वे पूरे आकाश में सार ऊर्जा में बदल गए। हालांकि ये ज़िवेन का रास्ता बिल्कुल भी नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं एक बहुमूल्य कृपाण में परिवर्तित हो गया हो। हर बार जब वह काटता तो वह कांस्य साम्राज्य में एक बड़ी दरार डाल सकता था और वह सब कुछ नष्ट कर सकता था जिसके संपर्क में वह आ सकता था। तथाकथित कांस्य क्रूर जानवर, दिव्य जानवर और कांस्य हथियार ये ज़िवेन की लंबी कृपाण के सामने कुछ भी नहीं थे। उन्होंने पूरे रास्ते उत्पात मचाया और पूरे कांस्य राष्ट्र को विस्फोटित कर दिया। यह ऐसा था मानो किसी ने दूर से कृपाण से पूरे कांस्य साम्राज्य को आधा काट दिया हो। पूरा दृश्य था तुलनीय रूप से चौंकाने वाला। कितना भयंकर व्यक्ति है, कितना तेज कृपाण है। टोंग जून को उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन अपने ही क्षेत्र में ऐसी युद्ध शक्ति का विस्फोट करने में सक्षम होगा। उन कांस्य दिव्य जानवरों, क्रूर जानवरों और कांस्य हथियारों का निर्माण कानूनों की उनकी समझ से हुआ था। वे सर्वोच्च कानून थे जो उसकी आंतरिक दुनिया की रक्षा करते थे। भले ही यह उसी क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, अगर वे इसमें गिर गए तो इससे बाहर निकलना मुश्किल होगा जब तक कि उन्होंने इसके खिलाफ लड़ने के लिए अपनी आंतरिक दुनिया भी नहीं खोली। क्योंकि आंतरिक जगत में स्वर्ग के सारे नियम उन्हीं के द्वारा लिखे गए थे। अन्य सभी कानून खारिज कर दिए जाएंगे और केवल कांस्य कानून ही प्रभावी होंगे। चाहे वह दिव्य गुरु हो या सम्राट, वे सभी कानूनों से लड़ते थे। इस मामले में कानून प्रतिबंधित थे। चाहे उनकी शक्ति कितनी भी महान क्यों न हो, वे फूट नहीं सकते थे। अपनी शक्ति पर भरोसा करना जादुई नहीं था। हालांकि ये ज़िवेन अलग थी। वह केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा था। वह साहसी और मेहनती थे। वह एक ब्लेड के वार से अपनी आंतरिक दुनिया को गंभीर नुकसान पहुंचाने में सक्षम था और वह इसे 3 ब्लेड वार से विभाजित कर सकता था। शायद उसकी आंतरिक दुनिया ध्वस्त हो गई होती अगर उसने इसे बनाए रखने के लिए इतना प्रयास नहीं किया होता। क्या वह सचमुच एक शारीरिक कृषक है? जहां तक वह जानता था, केवल शारीरिक कृषक ही इतना भयानक था। वह एक भयानक शक्ति पाने के लिए केवल अपने भौतिक शरीर पर भरोसा कर सकता था जिसे दुनिया में खोजना मुश्किल था। हालांकि मौजूदा हालात ने उन्हें ज्यादा सोचने की इजाजत नहीं दी। ये ज़िवेन पहले ही एक सांस की थोड़ी सी अवधि में अपने घेरे की परतों को तोड़ चुका था। उसके कांस्य अशुभ जानवर, पौराणिक जानवर और कांस्य दिव्य सैनिक सभी काट दिए गए थे। जब तक वह उसके सामने नहीं आ गया, तब तक ये ज़िवेन ने सारे रास्ते में सभी कांटों और कांटों को काट डाला। ऐसा लग रहा था कि ये ज़िवेन शक्ति जमा कर रही है। उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम से और अधिक शक्ति एकत्रित होगी। उसकी प्रभावशाली आभा पहले ही भयानक स्तर पर पहुंच चुकी थी। बस इस तरह की प्रभावशाली आभा पर भरोसा करके वह लोगों को मौत तक डरा सकता था। वह सबसे खतरनाक समय पर पहुंच गया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। ये ज़िवेन ने अपने हर कदम के साथ एक प्रभावशाली आभा जमा की। वह नहीं जानता था कि रास्ते में उसने कितने कदम उठाए थे, लेकिन उसकी प्रभावशाली आभा पहले ही चरम सीमा तक उभर चुकी थी। इस समय वह पहले से ही एक कृपाण मास्टर, एक सच्चे कृपाण मास्टर में बदल चुका था। उनके जैसे व्यक्ति के लिए जिसने 3000 मार्शल आर्ट कानूनों में महारत हासिल की थी, किसी भी प्रकार के हथियार को सबसे भयानक हमले में बदला जा सकता था। इसके अलावा गेंग मेटल पैतृक QE से परिवर्तित लंबी कृपाण लगभग अजेय थी। एक कृपाण बड़ी संख्या में कांस्य जानवरों और पौराणिक जानवरों को नष्ट कर सकता है।
कोई भी इसका विरोध नहीं कर सका। कॉपर लॉर्ड, जो ये जीवेन के सामने थे, को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उसने हाथ मिलाया और सीधे एक कांस्य पतलून प्रकट हुआ। इसमें कांस्य युग की विशेषताएं थी। इसे दुनिया के सभी तांबे के सार का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था। जब ये 10% पूरा हो गया तो ये पहले से ही पृथ्वी विध्वंसक और पृथ्वी विध्वंसक था। उससे पहले इसका उपयोग करने का अवसर नहीं मिला। ये जीवेन ने मौके का फायदा उठाया और उसकी पिटाई कर दी, और अब उन्होंने अंततः इसका उपयोग किया। लंबा हल्बर्ट सीधे कृपाण से टकराया और केवल एक तेज दहाड़ सुनाई दी। कांस्य हल्बर्ट और ये जीवेन के पास मौजूद गेंद मेटल लॉन्ग सेबर के बीच एक अनोखी टक्कर हुई। भयानक हवा सीधे सभी दिशाओं में फैल गई, अराजकता को नष्ट कर दिया और महान पथ की उत्पत्ति पर सीधा प्रभाव डाला। दोनों के बीच की लड़ाई बिल्कुल घातक थी। स्वर्गीय गुरु स्तर से नीचे के लोगों के लिए उन्हें एक पल में नष्ट किया जा सकता है। इस समय शहर में कई सम्राट लॉर्ड्स ने सिर उठाकर ये दृश्य देखा। उन्हें केवल अपनी आंखों में अतुलनीय सदमा महसूस हुआ, मानो उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा हो कि स्वर्गीय मास्टर्स के बीच लड़ाई इतनी भयानक हो सकती है। सुदूर अराजकता में दोनों के बीच की लड़ाई हर किसी की कल्पना से परे थी। सौभाग्य से उन्हें सीमा की सुरक्षा प्राप्त थी, इसलिए उन्हें परिणाम में बह जाने और सीधे राख में बदल जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। इस क्षण में अंततः उन्हें समझ आ गया कि उनके और हेवनली मास्टर्स के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। डांग बज तांबे के भगवान को अचानक अपने हाथ कांपते हुए महसूस हुए। एक भयानक प्रतिशक्ति उसके हाथों पर भड़क उठी। इससे उसे वेब जैसा महसूस हुआ। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच विस्फोट होने वाला था। यह एहसास उस समय से भी अधिक भयानक था जब उसने ये जीवेन के राक्षसी चाबुक का विरोध करने के लिए स्वर्ग को विभाजित करने वाली राक्षसी कुल्हाड़ी की इच्छा शक्ति का उपयोग किया था। पिछले हमले की अधिकांश शक्ति हेवन स्प्लिटिंग डेमोनिक एक्स की इच्छा से अवशोषित हो गई थी। स्वर्ग को विभाजित करने वाली राक्षसी कुल्हाड़ी की इच्छा अब और टिक नहीं सकी और मौके पर ही ढह गई। इसके अलावा ये जीवेन ने एक जादुई चाबुक का इस्तेमाल किया था जो उसने उस समय प्राप्त किया था, लेकिन अब उसने 7वीं धातु लंबी ब्लेड के साथ हमला शुरू करने के लिए 7वीं धातु पैट्रिक क्यूई का उपयोग किया था। इसलिए इस हमले की ताकत का पहले की तरह एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सकता है। इससे उसे पहले से भी अधिक भयावह दबाव महसूस होने लगा। इतनी बड़ी ताकत। तभी कांस्य भगवान को वास्तव में समझ में आया कि यदि किसी व्यक्ति की ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो वे वास्तव में ऐसी भयानक निवारक शक्ति बना सकते हैं। ये सिर्फ शक्ति का नियम था, लेकिन इसे इस हद तक समझा गया था। जो शक्ति एक पल में प्रकट हो सकती है वह सीधे तौर पर अन्य सभी कानूनों को चकनाचूर कर सकती है। समय नियम, अंतरिक्ष नियम और यहाँ तक कि उनके कांस्य नियम भी इस साधारण हड़ताल के सामने कुछ भी नहीं थे। यह उस व्यक्ति की दृष्टि थी जिसने एक ही कानून को चरम तक पहुंचाया था। मूल रूप से क्योंकि उन्होंने कांस्य कानूनों की खेती की थी, उन्होंने अपने भौतिक शरीर को भी बहुत गहरे दायरे में संयमित किया था। ये कहा जा सकता है कि एक ही क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी से मिलना मुश्किल था। भले ही उसका सामना किसी फिजिक कल्टीवेटर से हो जाए, वह नहीं डरेगा। लेकिन ये जीवेन के साथ लड़ाई में उन्हें नुकसान हुआ, और ऐसा सिर्फ 1 या 2 बार नहीं हुआ। ये वास्तव में पहली बार नहीं था कि उसने ये जीवेन की आश्चर्यजनक ताकत का अनुभव किया था। विशेष रूप से गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई के उसके शरीर में समाहित हो जाने के बाद ये जीवेन की भौतिक खेती तथाकथित भौतिक खेती करने वालों से कहीं आगे निकल गई थी। जब तक उसके प्रतिद्वंद्वी के पास मेरिटोरियस बॉडी जैसा अत्यंत दुर्लभ भौतिक शरीर नहीं होगा, उसके लिए उससे प्रतिस्पर्धा करना असंभव होगा। लेकिन ये जीवेन ने जीविकोपार्जन के लिए अपनी भौतिक खेती पर भरोसा नहीं किया। इसलिए भले ही यह उसी दायरे में एक फिजिक कल्टीवेटर था, ये जीवेन के सामने दबा दिया जाएगा, क्योंकि वे ये जीवेन जितने व्यापक कभी नहीं थे। उनमें कोई भी कमजोरी नहीं थी। उनका हर पहलू सबसे मजबूत था, दूसरों के सबसे मजबूत पक्ष से भी ज्यादा मजबूत। यह उनके द्वारा विकसित की गई 3000 मार्शल आर्ट का लाभ था।
हालांकि आम लोगों की तुलना में इसकी खेती करना कहीं अधिक कठिन था। एक बार जब खेती सफल हो गई तो इसका प्रभाव प्रथम श्रेणी का होगा। तब टोन जून को एहसास हुआ कि उसके कांस्य हेलबर्ट पर दरारें थी। वह खून की उल्टियां करने के कगार पर था। वह लंबी कृपाण किस चीज से बनी है? यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? मेरा हलबर्ट एक स्वर्गीय मास्टर ताओवादी उपकरण है, लेकिन एक स्लैश के बाद उस पर दरारें आ गई हैं। ये कैसे संभव है? कांस्य भगवान ने लगभग खून की उल्टी कर दी। उसका हलबर्ट उसका खजाना था। यह असली तुरुप का पत्ता भी था जिस पर उन्होंने कई वर्षों तक भरोसा किया था। पिछली बार जब उन्हें येज़िवेन ने हराया था तब भी उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। अब एक ही टक्कर के बाद इसमें दरारें आ गई थी। उसने येज़िवेन के हाथ में लंबी कृपाण को देखा और उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक चमक उठी। यद्यपि दरारें हैं, आपकी गति भी बाधित हो गई है। क्या आप अभी भी उस स्लैश का उपयोग करना चाहते हैं? कांस्य भगवान दहाड़ उठे। उसके कांस्य हेलबर्ट पर दरार की कीमत पर येज़िवेन की अदम्य गति को अंततः रोक दिया गया था। वह अभी उस हमले से बच नहीं सका। यदि उसने इसका डटकर सामना नहीं किया तो येज़िवेन की गति बढ़ती रहेगी। आखिरकार यह ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां उसे एक बार से मारा जा सकता था। भले ही दो लोगों के बीच ताकत में ज्यादा अंतर न हो, एक बार जब उनमें से एक ने पर्याप्त गति जमा कर ली तो परिणाम पूरी तरह से अकल्पनीय होंगे। हालांकि कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे लगभग मौत तक डरा दिया। येज़िवेन ने फिर से अपनी कृपाण उठाए, लेकिन उसकी गति जिसे खत्म कर दी जानी चाहिए थी, जरा भी कमजोर नहीं हुई। इसके बजाय ये और भी मजबूत हो गया। क्या चल रहा है? ऐसा नहीं है कि उसने गति जमा नहीं की है। ये गति इतनी भयावह कैसे हो सकती है? कांस्य भगवान कल्पना नहीं कर सके कि येज़िवेन ने ये कैसे किया। येज़िवेन की गति को अभी उस हमले में समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन जब वे वास्तव में लड़े तो उन्हें एहसास हुआ कि मामला बिल्कुल भी नहीं था। येज़िवेन उपहास किया। उनका समझाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लंबी कृपाण हमेशा की तरह गिरी। अफरा तफरी में ये कृपाण फट गया। यहाँ तक कि सबसे कल्पनाशील व्यक्ति भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह कृपाण कितना भयानक और अद्भुत था। यह एक चरम आक्रमण था। येज़िवेन के लिए ये सिर्फ एक आकस्मिक हमला था। बंद कमरे में व्यापक प्रशिक्षण के बाद यही उनकी ताकत थी। जब वह मार्शल लॉर्ड सील का अभ्यास कर रहे थे तो इससे न केवल उनके शोधन कौशल में वृद्धि हुई, महान मार्ग के बारे में उनकी समझ में भी काफी सुधार हुआ था। बूम! इस कृपाण को भी कांस्य भगवान के लंबे हलबर्ट द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। बस एक अतुलनीय तीव्र ध्वनि सुनाई दी। कांस्य भगवान के हाथ अचानक फट गए। उसका मूलतः रक्तरंजित जुलाब अंततः अधिक समय तक टिक नहीं सका और फट गया। लंबा हेलबर्ट सीधे उड़ गया। वह इस भयानक शक्ति का सामना नहीं कर सका और तुरंत उड़ गया। लंबे हलबर्ट पर एक और स्पष्ट दरार थी। दो कृपाणों ने लंबे हलबर्ट पर दो दरारें छोड़ दी। येज़िवेन की ताकत भयानक स्तर तक बढ़ गई थी। उनकी गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। इसके बजाय ये और अधिक शक्तिशाली हो गया। वह उसके दिल में क्यूई थी। बलिदान युग के बपतिस्मा के बाद यह एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया था। जब तक उसके पास महान मार्ग का अनुसरण करने का दिल था, इस क्यूई को समाप्त नहीं किया जा सकता था। ये कैसे संभव है? टोंग जून ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। उसके दोनों हाथ उड़ गए और हर जगह सुनहरा खून फैल गया जिससे आदिम अराजकता फैल गई। ये वास्तव में प्रारंभिक अराजकता में एक बड़ा छेद बनाने में सक्षम था। यह एक ब्लैक होल था जिसने सब कुछ निगल लिया। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आपकी कृपाण इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? कांस्य भगवान को विश्वास नहीं हो रहा था कि येज़िवेन के हाथों में गेंगजिन लॉन्ग सेबर इतना भयानक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने कभी नहीं सुना था कि येज़िवेन ने कृपाण का इस्तेमाल किया था। यह उसके द्वारा ज्ञात किसी भी जानकारी से भिन्न थी। उनके द्वारा जांच की गई जानकारी के अनुसार येज़िवेन तलवार चलाने में अच्छे थे। उनकी मार्शल आर्ट चरम पर पहुंच चुकी थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन की कृपाण ग्रेट वे में प्रवेश करने के चरण तक पहुंच गई थी।
ये बहुत भयानक था। वहाँ कोई फैंसी कृपाण तकनीक नहीं थी, न ही कोई शक्तिशाली जादुई कौशल थे। कृपाण की शक्ति को सीमा तक पहुंचाने के लिए वह केवल अपने शरीर में प्रवाहित होने वाली भयानक शक्ति पर निर्भर था। गेंग जिन पैतृक ऊर्जा का सबसे भयानक पहलू, वह अजय आक्रामक शक्ति, ये ज़िवेन के हाथों में पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ये बेकार है, भले ही आप मुझ पर विश्वास न करें। ये ज़िवेन चमकदार सूरज की तरह सीधे कांस्य भगवान के ऊपर उड़ गया। उसकी आकृति ने तेजी से अपनी स्थिति बदल ली, मानो उसने इसमें अत्यंत गहन चपलता तकनीक को एकीकृत कर लिया हो। मैं तुम्हें 3 चालों में मार डालूंगा। ये तीसरी चाल है। जैसे ही ये ज़िवेन की आवाज गिरी, मार्शल लॉर्ड की सील अचानक उसके शरीर से उड़ गई। मार्शल लॉर्ड सील में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। कांस्य भगवान को नहीं पता था कि ये ज़िवेन के पास अभी भी ऐसा तुरुप का पत्ता है। हालांकि उन्हें एक बड़ा खतरा महसूस हुआ और वे बार बार पीछे हट गए। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्शल लॉर्ड की सील ने अंतहीन पहाड़ों, नदियों और स्वर्ग और पृथ्वी को प्रक्षेपित किया। ऐसा लग रहा था मानो वह इस अराजकता में एक नई दुनिया फिर से बनाना चाहता हो। तब कांस्य भगवान को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह जमे हुए थे। ये कहा जाना चाहिए कि वह मार्शल लॉर्ड सील द्वारा प्रक्षेपित फॉर्चून दायरे द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। ये दुनिया की इच्छा थी जो उसे दबा रही थी। यदि वह संघर्ष करना भी चाहे तो इस शक्ति के सामने ये पर्याप्त नहीं था। फिर वह ये देखकर भयभीत हो गया कि ये ज़िवेन एक लंबी कृपाण के साथ उसके सामने आ गई थी। उसे नहीं पता था कि ये ज़िवेन कब प्रकट हुई थी। रुकना। सन सिटी की दिशा से एक अत्यंत क्रोधपूर्ण दहाड़ आई। हालांकि ये बेकार था। इस कृपाण को कोई ताकत नहीं रोक सकती। उस पल में कृपाण चमक उठी। कांस्य भगवान को 2 हिस्सों में काट दिया गया। यहाँ तक कि उसके शरीर और आत्मा को भी 2 हिस्सों में काट दिया गया। उसकी आत्मा कृपाण आभा के नीचे संघर्ष करती रही और चिल्लाती रही क्योंकि यह शून्य में बदल गया। कांस्य भगवान को मारने के लिए 3 कृपाण। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन ये ज़िवेन ने कॉपज़ून को मार डाला, जो पहले से ही 5वें दायरे के शिखर पर था। 3 में ये ज़िवेन की अद्भुत युद्ध शक्ति स्पष्ट थी। साधारण 5वें क्षेत्र के विशेषज्ञों का उससे कोई मुकाबला नहीं था। मूल रूप से ये ज़िवेन कांस्य लॉर्ड जून को हराने में सक्षम थे उसकी गलतियों का फायदा, लेकिन अब उसने 3 चालों में कांस्य लॉर्ड जून को मार डाला था। रेवर्ड मार्शल सील को परिष्कृत करने के बाद ये ज़िवेन की लड़ने की क्षमता तेजी से बढ़ गई थी। उसका उल्लेख पहले की तरह एक ही सांस में नहीं किया जा सका। अगला कदम एक बार में 5वें दायरे को तोड़ना था। उस समय उसकी युद्ध शक्ति 6ठे दायरे को भेदने में सक्षम होगी। जब तक उसका सामना 7वें लोक से ऊपर किसी उच्च स्तरीय स्वर्गीय गुरु से नहीं होता, वह बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। हालांकि इस समय उनके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। तेज दहाड़ के बाद एक भयानक आभा वाली एक आकृति सीधे पास आई। रफ्तार बेहद तेज थी और कुछ ही पल में रफ्तार तेज हो गई। यह मून सिटी लॉर्ड था। मून सिटी लॉर्ड अभी अभी भाग निकला था। इससे पहले कि वह खुश हो पाता, उसने देखा कि उसके सबसे वफादार अधीनस्थ को ये ज़िवेन ने 3 बार में मार डाला। हालांकि हुआंग शियाओलो के दिल में टोंग जून निश्चित रूप से यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट जितना महत्वपूर्ण नहीं था। टोंग जून इतने सालों से उसके प्रति वफादार और समर्पित था। टोंग जून ने हुआंग शियाओलो की खातिर फॉर्चून डिवाइन राजवंश को भी धोखा दिया था, जिससे यहाँ डेविल पाथ युग का नेतृत्व हुआ। भले ही उसका दिल पत्थर का हो, वह वास्तव में ऐसे वफादार अधीनस्थ के प्रति उदासीन नहीं हो सकता था। इसके अलावा उनके इकलौते बेटे और उनके सबसे वफादार अधीनस्थ की ये ज़िवेन के हाथों मृत्यु हो गई थी। वह ऐसा परिणाम कैसे सहन कर सकता था? वह अचानक गुस्से में आ गया और बेहद क्रोधित हो गया। मार्शल जून, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मून सिटी के सिटी लॉर्ड की दहाड़ ने संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता को हिलाकर रख दिया। वह दुनिया की सबसे सर्वोच्च शख्सियत थे।
यहाँ तक कि कई प्राचीन युगों में भी उनके जैसा व्यक्ति सबसे सर्वोच्च था। जो लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे वे फीनिक्स पंख और किलिन सिंह जैसे दुर्लभ थे। उसके द्वारा छोड़े गए जानलेवा इरादे ने पृथ्वी और पहाड़ों को हिलाकर रख दिया। अराजकता प्रचंड लहरों की तरह फूट पड़ी, लहर दर लहर। भयानक जानलेवा इरादा उन्माद में बदल गया, जिससे ये शिवेन लगभग डूब गई। सौभाग्य से ये जीवेन पहले से ही तैयार थी। वह जानता था कि मून सिटी लॉर्ड निश्चित रूप से बाहर आएगा और इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। इसलिए उसने अपनी सारी ताकत लगा दी और कॉपस जून को 3 चालों में मार डाला। हालांकि मून सिटी लॉर्ड जितना उसने शुरू में सोचा था उससे कहीं पहले ही बाहर आ गया। हालांकि वह फिर भी तैयार था। अराजकता की पहली लहर एक भयानक हमले की लहर में बदल गई, जिसने उसे लगभग घेर लिया। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया तेज थी। उसके शरीर से एक भयानक जानलेवा इरादा भी निकला। हालांकि उसकी ताकत की तुलना मून सिटी लॉर्ड से नहीं की जा सकती, फिर भी उसके लिए अराजकता को रोकना बहुत आसान था। उसका पूरा शरीर समुद्र को स्थिर करने वाली सुई की तरह था, जो हजारों मील के भीतर की अराजकता को शांत कर रहा था। ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, सूर्य, चंद्रमा और ब्रह्मांड, उसके चारों ओर सब कुछ पूरी तरह से जम गया था। इस बीच, इस सीमा के बाहर अराजकता अभी भी चिंताजनक गति से बढ़ रही थी। एक सेकंड में, ये जीवेन ने स्पष्ट रूप से मून सिटी लॉर्ड को अपना हाथ लहराते हुए देखा और पूरी अराजकता को सील कर दिया गया। अराजकता वाले स्थान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। सन सिटी की दिशा को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इस दूसरे क्षण में, ये जीवेन ने स्पष्ट रूप से मून सिटी लॉर्ड को अपना हाथ लहराते हुए देखा और पूरी अराजकता को सील कर दिया गया। अराजकता वाला स्थान पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और सन सिटी की दिशा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दी गई थी। इसका मतलब ये भी था कि वह सन सिटी नहीं लौट सकता था और सन सिटी लॉर्ड स्पष्ट रूप से इस समय उसकी मदद नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अगर वह बाहर निकलना चाहता था, तब भी स्कारलेट सर्प दानव था, जो उसे वापस पकड़ने के लिए पर्याप्त था। मून सिटी लॉर्ड उसके भागने के रास्ते को पूरी तरह से बंद करना चाहता था और फिर उसे उसकी मौत के लिए मजबूर करना चाहता था। एक पल में, ये जीवेन ने पहले ही निर्णय ले लिया था। पंखों का एक जोड़ा तुरंत उसके पीछे फैल गया। पंखों का ये जोड़ा सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और उस पर तरल पदार्थ के रूप में कानून बह रहे थे। समय, स्थान और गति के नियम चरम सीमा तक विकसित हो चुके थे। हुश! अगले ही सेकंड में, ये जीवेन पहले से ही अंतहीन दूर के शून्य में प्रकट हो चुकी थी और जिस स्थान पर वह एक क्षण पहले लड़ रहा था, उसे पहले ही एक बड़े अराजक हाथ ने पकड़ लिया था। इसने उसे जोर से कुचल दिया था। ये जीवेन थोड़ा चौंके बिना नहीं रह सकी। यह विशाल अराजक हाथ सचमुच भयानक था। उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था और वह तुरंत भागने के लिए पीछे मुड़ा। अब सन सिटी से भागना असंभव था, क्योंकि सन सिटी को फिलहाल सील कर दिया गया था और मून सिटी बेस बन चुका था, प्राचीन युग का शिविर। यदि वह दौड़ता है, तो यह निस्संदेह मौत को दावत देना होगा और वह मून सिटी लॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसे घबराकर भागना पड़ा। जैसे ही वह भाग निकला, मून सिटी लॉर्ड ने वास्तव में उसे पकड़ लिया और वह मून सिटी लॉर्ड की भयानक आभा को महसूस कर सका। बूम, बूम, बूम। विशाल अराजक हाथ अराजकता में विस्फोट करता रहा और हर बार जब यह विस्फोट होता, तो हजारों मील के भीतर सब कुछ उड़ जाता। इस विशाल अराजक हाथ के नीचे कोई भी अस्तित्व एक भी झटका नहीं झेल सका। हालांकि वह एक मध्य स्वर्गीय मास्टर के सामने असुरक्षित लग रहा था, वास्तव में यह इतना आसान नहीं था। वह अभी भी दुनिया में सर्वोच्च अस्तित्व था और यह केवल कहा जा सकता है कि एक मध्य स्वर्गीय मास्टर की ताकत बहुत मजबूत थी। इस समय, ये जीवेन के सामने मून सिटी लॉर्ड अंततः अपनी मूल शक्ति के साथ फूट पड़ा। मून सिटी लॉर्ड का चेहरा उदास था। ये जीवेन ने अपने बेटे और अपने सबसे वफादार अधीनस्थ को मार डाला था, इसलिए उसके दिल में ये जीवेन पहले से ही मारे जाने का लक्ष्य था। ये जीवेन को स्पष्ट रूप से यह पता था, लेकिन ये बेकार था। मून सिटी लॉर्ड उसका पीछा करता रहा।
गति नियम की समझ के मामले में ये जीवेन स्वाभाविक रूप से मून सिटी लॉर्ड से ऊपर थे। ये जीवेन ने गति नियम से लेकर अंतरिक्ष समय नियम तक को पहले ही समझ लिया था। इसे चौंकाने वाला कहा जा सकता है। ये जीवेन को भरोसा था कि अगर उसकी तुलना मध्य साम्राज्य से की जाए तो भी वह पीछे नहीं रहेगा। हालांकि समस्या ये थी कि उनका कौशल मून सिटी लॉर्ड से कहीं कमतर था। मून सिटी लॉर्ड ने हर चीज का सामना करने के लिए अपने शानदार कौशल पर भरोसा किया। समय समय पर वह सार ऊर्जा उगलता था और फिर गति का विस्फोट होता था, और वही ये जीवेन के करीब और करीब होता जा रहा था। सार ऊर्जा की प्रत्येक सांस के लिए हजारों वर्षों की साधना की आवश्यकता होती है। जब मून सिटी लॉर्ड ने इसे ऐसे ही उगल दिया तो उसे दिल का दर्द कैसे महसूस नहीं हुआ। हालांकि अपना गुस्सा निकालने के लिए ये जीवेन को मारने से बेहतर कोई तरीका नहीं था। वह बस किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता था। यह महसूस करते हुए कि मून सिटी लॉर्ड और करीब आता जा रहा है, ये जीवेन केवल अपने दांत पीस सकता था और युद्ध के लिए तैयार हो सकता था। मून सिटी लॉर्ड आज उसे मारने के लिए कृतसंकल्प था। सार ऊर्जा की एक सांस ने हजारों वर्षों की खेती को नष्ट कर दिया। यह असाधारण लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मून सिटी लॉर्ड ने कितने वर्षों तक खेती की थी। वह ये भी नहीं जानता था कि उसने कितने अरबों वर्षों तक खेती की है। जब फॉर्चून क्रिएशन हेवन लॉर्ड अभी भी आसपास था तो वह पहले से ही एक अत्यंत शक्तिशाली बिजली घर था। हालांकि ऐसा करने से उसकी जीवन शक्ति को ठेस पहुंचेगी, लेकिन इससे उसके मूल को ठेस नहीं पहुंचेगी, इसलिए उसने इसकी परवाह नहीं की। ये जीवेन की मार्शल शक्ति मून सिटी के सिटी लॉर्ड से कहीं कमतर थी। भले ही उसने अपने सोने का पानी चढ़ा तानाशाह रूप को निखारने के लिए 7वीं धातु पैतृक QE का उपयोग किया था, फिर भी यह मून सिटी के सिटी लॉर्ड जैसे अतुलनीय बिजली घर के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसका कारण ये था कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड की क्षमताएं बहुत अधिक थी। केवल इन तरीकों पर भरोसा करना बेकार था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके कौशल में अंतर बहुत अधिक था। ये जीवेन केवल चौथे क्षेत्र के शिखर पर था, जबकि मून सिटी लॉर्ड 9वें क्षेत्र के शिखर पर पहले से ही एक शीर्ष स्वर्गीय पूजनीय था। वे बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थे। इस समय परमपितरी चिन्ह उसके शरीर में ऊपर नीचे तैर रहा था। ये जीवेन ने अपने दांत पीस लिए। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता तो वह लड़ने के लिए केवल सर्वोच्च पैतृक प्रतीक पर भरोसा कर सकता था। गेंद मेटल पैतृक QE गेंद मेटल मेजर वर्ल्ड की उत्पत्ति में से केवल एक थी। यह अभी तक नहीं बना था और इसे अर्ध तैयार उत्पाद माना जाता था। इसकी शक्ति सीमित थी, यहाँ तक कि अगर यह विकसित भी हुआ तो ये केवल मून सिटी लॉर्ड को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सकता था, और ये तब था जब मून सिटी लॉर्ड तैयार नहीं था। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर इतना बड़ा था, लेकिन सर्वोच्च पैतृक प्रतीक अलग था। ये दुनिया की उत्पत्ति थी जो पहले ही बन चुकी थी। इसकी शक्ति अकल्पनीय थी और ये जीवेन अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकी थी। इसके अलावा ये जीवेन के पास सर्वोच्च पैतृक प्रतीक के उपयोग को ठीक से समझने का समय नहीं था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। वह केवल प्रयास ही कर सकता था। केवल एक ही लड़ाई थी। ये सोचकर ये जीवेन ने अपने दांत पीस लिए। आदरणीय स्वर्गीय तावीज अमर के मंत्र के अनुसार उसे सिखाया। उसने सर्वोच्च पैतृक प्रतीक को पूरी तरह से अपने शरीर में समाहित कर लिया। इस समय ये जीवेन के शरीर में नसों की तरह अनगिनत रन दिखाई दिए। ये जीवेन को केवल यह महसूस हुआ कि सर्वोच्च पैतृक प्रतीक से अनंत शक्ति उभर रही है, और फिर अचानक उबलती हुई उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित होने लगी। मानव एकता। ये संपूर्ण तावीज ताओवाद युग की मौलिक पद्धति थी। जिस तावीज ताओवाद युग की खेती की गई वह तावीज ताओवाद था। अपनी खेती की शुरुआत से उन्होंने एक तावीज ताओवाद की खेती की। उन्होंने अपने शरीर में एक तावीज ताओवाद का पोषण किया और इसे मजबूत और मजबूत बनने के लिए पोषित किया। एक लड़ाई में एक बार एक तावीज ताओवादी को उसकी सीमा तक धकेल दिया गया तो वह मानव एकता की स्थिति को जारी कर देगा। वह उसकी सबसे मजबूत स्थिति थी।
इससे पहले आदरणीय स्वर्गीय तावीज अमर ने येज़िवेन को सबसे श्रेष्ठ तावीज दाव जादुई शक्ति सिखाई थी। उनमें से ये व्यक्ति सर्वोच्च पैतृक प्रतीक की शक्ति के साथ अस्थायी रूप से जुड़ सकता है। ये भी एक कारण था कि येज़िवेन ने सर्वोच्च पैतृक प्रतीक को स्वीकार कर लिया। अन्यथा, यदि सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का उपयोग केवल तावीज दाव के कानूनों को समझने के लिए किया जा सकता है, तो ये थोड़ा बेकार होगा। हालांकि इससे येज़िवेन को मदद मिल सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी इसका उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मानवीय एकता का उपयोग किया जा सकता था तो यह अलग था। इससे पहले जब शैतान दाव युग ने तावीज दाव युग पर हमला किया था, तो उन्होंने पहले ही पूरे तावीज दाव युग को घेर लिया था। आदरणीय स्वर्गीय तावीज अमर अपने रास्ते से बाहर निकलने में सक्षम था, और यहाँ तक कि स्वर्ग को विभाजित करने वाले शैतान कुल्हाड़ी का जबरन विरोध करने और भागने में भी सक्षम था, क्योंकि वह सर्वोच्च पैतृक प्रतीक की मानवीय एकता पर भरोसा करता था। इससे उसकी शक्ति में बलपूर्वक वृद्धि हुई। येज़िवेन को अपने शरीर की हर कोशिका में एक विस्फोटक शक्ति का एहसास हुआ। इस प्रकार की हिंसक शक्ति लगातार उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर रही थी, मानो वह उसे नष्ट कर देना चाहती हो। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।